गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा फिर से आप लोगों के साथ में गुरुश आश्रम प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं। और आज हमारा जो अध्याय है यानी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ये जो चैप्टर है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही चल रहा है। मेरे जो रिकॉर्डिंग पार्ट्स है ये सारे आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाले अगर जब जाए तो हिंदी मीडियम के आप वीडियोस देख सकते हो, इसके कंटेंट्स आप इस आश्रम ऐप से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का, जो हम पहले कर चुके हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा सेकंड पार्ट है कार्य, ऊर्जा और शक्ति का सेकंड पार्ट जो है मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ, यानी कि मैं उसको आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। पहले आज हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति होती क्या है, क्या होती है शक्ति? इकाई समय में कार्य करने की दर, इकाई समय में कार्य करने की जो दर होती है वो क्या होती है? शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यानी कि अगर किसी कार्य को इकाई दर में करना शक्ति कहलाता है। ठीक है, अब वर्ड वापस वही बात आ रही है, इकाई। जब हम इकाई की बात कर रहे हैं, इकाई दर है, अगर इकाई समय है तो आप क्या करोगे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा T, जहां पर P क्या है? शक्ति। P क्या है? शक्ति। W आपके द्वारा किया गया कार्य और T जो है वो है हमारा समय। याद रखिएगा, समय हमेशा किस में लेना है? सेकंड में लेना है। किस में लेना है? सेकंड में समय लोगे। कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना कि मिनट दिया हुआ है तो हम मिनट में ले, नहीं। कैसा भी हो, अगर मिनट में है, चाहे घंटे में है, चाहे दिनों में है, उसको आप परिवर्तित करोगे किस में? सेकंड में। तभी बेटा आंसर आएगा सही, अन्यथा आंसर क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति का जो मात्रक है यानी कि इसकी जो इकाई है वो है आपके पास में वॉट। क्या है इसका? शक्ति की इकाई क्या है? चलो अपन यूँ ही कर लेते हैं सीधा आपके लिए, ताकि याद रहेगा आसानी से, वरना फिर भूल जाओगे। शक्ति की इकाई है वॉट। क्या है इकाई? वॉट है। ठीक है, आगे बात समझ में। आप देखिए, 1 किलोवाट शक्ति, 1 किलोवाट जो शक्ति होती है उसमें कितने जूल होते हैं? ये प्रश्न आता है कि 1 किलोवाट शक्ति में कितने जूल ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी कितने जूल एनर्जी होती है उसमें। तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, एक की जगह पर एक। जब भी शब्द किलो आ रहा है तो किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 यानी कि 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3 यानी कि 1000। वाट एक ही रहेगा। अब 1 घंटा है, 1 घंटे में सेकंड की तरह, यदि किसी को सेकंड में परिवर्तन करने में तकलीफ हो रही हो कि सर अब हम सेकंड में कैसे बदले उसको, हमें तो सेकंड में ये याद नहीं रहता कि कैसे करें, तो बेटा आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत होइए। पहले 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। फिर 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो ये हो गया हमारा क्या? रूपांतरण। करें इसको तो 10 की घात 3 इंटू, इसको अलग कर लिया 6 इंटू 10, 60 को हमने बदल दिया 6 इंटू 10 में, इसको भी हमने बदल दिया 6 इंटू 10 में। टोटल कितना हुआ? 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। अब बेटा कई जगहों पर लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करवाते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट जो शक्ति होती है उसमें इतने जूल की ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में। अब देखिए, हम शक्ति की बात करते हैं तो हम लोगों ने कई बार शब्द सुना है,
क्या शब्द सुना है? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसको आप बोलते हो, अश्व शक्ति है ना, क्या है? हॉर्स पावर। अब देखिए हॉर्स पावर का मतलब क्या, ये कब काम आती है? जब हम कोई मोटर चला रहे हैं, कोई भी मोटर ले रहे हैं, जैसे घर में हमने पानी के लिए लगा ली तो 2 हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर है, 3 हॉर्स पावर है, 5 हॉर्स पावर है। जैसी हमारी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं? मोटर का उपयोग करते हैं। तो मोटर को नापा जाता है इसके अनुसार, क्या है? गाड़ी का इंजन भी अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, कितना हॉर्स पावर इंजन है, कितने सीसी का, क्यूबिक का है, ठीक है? तो इतना जो हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP में, 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। कितना वाट होता है शक्ति? कितने वाट शक्ति होती है? 746 वाट की शक्ति 1 हॉर्स पावर में संग्रहित होती है। आगे बेटा बात समझ में कि नहीं आई? आप सबके समझ में आ गई सबको? पक्का? देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारी किसकी? ऊर्जा संरक्षण की। किसकी बात करेंगे हम? ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण होता क्या है? सबसे पहली बात हमारे पास में है कि ऊर्जा संरक्षण होता क्या है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि आपको ऊर्जा को बचाना। क्या करता है? आपको एनर्जी को बचाना, यानी कि आप लोगों को ऊर्जा बचानी। अब ऊर्जा को आप तभी बचा पाओगे जब आप क्या करोगे? उसको उपयोग में सही ढंग से बचाओ करोगे, उसका उपयोग सही ढंग से करोगे तभी बेटा ऊर्जा बचेगी। यदि ऊर्जा को अगर आपको बचाना है, जैसे हम एक बात करते हैं ना, आम जिंदगी में हम कहते हैं जल बचाओ, जल संरक्षण, जल संरक्षण यानी कि जल बचाओ। जल बचाने का मतलब क्या हुआ? क्या तात्पर्य हुआ उसका? उसका तात्पर्य ये है कि हमें जल का उचित मात्रा में उपयोग करना है। ठीक इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि आपको कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक कार्य करने हैं। क्या करने हैं? अधिक से अधिक कार्य करने हैं। अगर आप ऊर्जा कम करते हो, आप ऊर्जा का उपयोग कम करोगे और आपका काम हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब है आपका ऊर्जा का क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं अभी हम। तो हम बात कर रहे हैं अब हमारे ऊर्जा संरक्षण की। किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्जा संरक्षण की। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर है, कुछ ऐसी क्या है स्टेप्स है, कुछ ऐसे आप कह सकते हो कुछ ऐसे कदम है जो हमें उठाने चाहिए, जिससे क्या होती है कि हमारी ऊर्जा क्या होती है, जो भी हम काम करना चाहते हैं वो ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। जैसे पहला नियम, पहली बात अगर हम माने, पहली बात यदि हम माने, क्या करोगे? एलईडी तथा सीएफएल का प्रयोग करें। कोशिश करें कि आप बल्ब की जगह पर, जो हमारा जो पहले वाला बल्ब होता था उसकी जगह पर हम एलईडी या सीएफएल का प्रयोग करें। ये ऐसे बल्ब है जो एक तो फ्यूज़न ही होता है, पहली बात, अगर हो भी जाता है तो बेटा टाइम लेता है। दूसरी बात ये है इनमें कि इनमें जो रोशनी है वो साधारण जो हमारे पुराने बल्ब आते थे उनसे कई गुना ज़्यादा है, एक। तीसरी बात यह है कि इनका जो बिजली का बिल है वो कम आता है, इनसे बिजली का बिल कम आता है, ठीक है। दूसरी बात, घर या कार्यालय में यदि कोई भी विद्युतीय उपकरण
काम में न हो तो उसे तो क्या करें, तो स्विच ऑफ कर ले। तो क्या कर ले आप, स्विच ऑफ कर ले। अगर जैसे आप घर में हो चाहे कहीं पे भी, आप एक कमरे में बैठे हो, आप बेटा जब भी उस कमरे से बाहर निकलो तो कम से कम देखो, दिन के समय में हमारी लाइट चालू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर तो पंखा ज़रूर चलता है। तो क्या करें आप, जाते समय उस पंखे को बंद कर ले। क्या कर ले, उसको बिल्कुल ही बंद कर ले, वरना क्या होगा, आपका बिजली का बिल वो वैसे रोटेटर, और वहाँ पे हवा खाने वाला कौन है, कोई नहीं। जो ऊर्जा बचेगी, जैसे जैसे ऊर्जा बचती है बेटा, एक के साथ में कई लोगों का भी उसमें क्या हो जाता है, सहयोग मिल जाता है, कई लोगों को भी उससे सहयोग मिल जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो नुकसान किसका है, हमारा ही है। फिर क्या होती है, बिजली की दरें बढ़ती है। भाई अगर बिजली सबको मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है बिजली की दर क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम बिजली यूं ही वेस्ट करेंगे तो बेटा दिखती सी बात है बिजली की दर ज़्यादा ही होगी। तीसरी बात, अब देखो ईंधन बचाना है। कुकर या उबालते समय बर्तन पर ढक्कन का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, हमारा गैस के ईंधन में बचत होगी। अगर आप किसी चीज़ को उबालना चाहते हैं तो वहाँ पर या तो कुकर का इस्तेमाल करें, प्रेशर कुकर का, या फिर उस चीज़ को उबालने के लिए जिस भी बर्तन में आप उसका उबाल रहे हो उस पे ऊपर क्या कर दोगे, ढक्कन लगा दोगे। उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दोगे, जिससे वो चीज़ ज़्यादा जल्दी क्या करेगी, गर्म होगी। और ज़्यादा जल्दी गर्म होगी तो बेटा आपका ईंधन भी क्या होगा, कम यूज़ आएगा, कम उपयोग में आएगा। ठीक है। पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग वाहन में करते समय सावधानियां रखें। पांचवा उपयोग अगर हम माने तो क्या होगा, गाड़ी या वाहन का रख रखाव रखें। इससे ईंधन की क्या होगी, बचत होगी। अगर टायर का प्रेशर सही है, टायर में प्रेशर सही है यानी उसमें हवा भरी हुई है, तो बेटा उसको चलने में थोड़ी आसानी होगी। दूसरा, अगर आप इंजन की मरम्मत समय समय पर करवाते हो, इंजन का ऑयल वगैरह सब समय समय पर चेंज करवाते हो, तो वो क्या होगा, उसके लिए उपयोगी होगा। उसके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। ठीक है। उससे हमारी गाड़ी का एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा तो हमें कम पेट्रोल या डीजल की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी बात ये होती है कि अगर आप कहीं गाड़ी पर जा रहे हो, कहीं पे मान लीजिए सिग्नल आ गया या किसी से बात करने के लिए आप रुक गए हो, तो वहाँ पर क्या करें, आप अपनी गाड़ी को बंद कर ले, गाड़ी को बंद कर ले। बंद करोगे तो क्या होगा, जितने समय तक बात करो उतने समय तक का जो पेट्रोल है वो बचा रहेगा। ठीक है। चलिए, ये तो हो गए कुछ हमारे ऊर्जा संरक्षण के मुख्य बिंदु। अब ऊर्जा संरक्षण, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऊर्जा संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी कि उसमें कम से कम इतने होने चाहिए, 5 से 7 पॉइंट होने चाहिए। तो आप और चाहो तो और भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, सोलर लाइट का, सोलर कुकर का या सोलर वाटर हीटर का, सौर ताप ऊर्जा का क्या करें, हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, इसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो अब हमारे पास में ऊर्जा ह्रास। क्या है, ऊर्जा का ह्रास। अब देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें ऊर्जा का ह्रास किस प्रकार से होता है, किस रूप में हो सकता है, वो देखते हैं। तो ऊर्जा का ह्रास सिर्फ 3 रूप में होता है मुख्यतः।
वो तीन मुख्य रूप है बेटा हमारे पास में, ताप, ध्वनि और प्रकाश। इन तीनों रूप में क्या होता है, उसका ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे अगर इन तीनों का सामान्य उदाहरण में एक साथ में कॉमन उदाहरण अगर तीनों का लूँ तो जो हमारे फटाके होते हैं दीपावली के समय या किसी भी खुशी के मौके पर हम जो फटाके फोड़ते हैं तब उस समय इन तीनों का ही क्या होता है, ह्रास होता है। क्या होता है, ह्रास होता है। उस फटाके की जो गर्मी है वो हमारे किसी काम नहीं आनी है, उसमें से निकलने वाली जो ध्वनि है वो हमारे किसी काम नहीं आ रही, उल्टा वो ध्वनि प्रदूषण को फैलाता है। उसमें से कुछ सेकंड्स के लिए जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो गया, ये ह्रास हो गया। ये तीनों भी तो ऊर्जा ही है, ताप ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये तीनों भी तो क्या है, ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा का क्या हो रहा है, वहाँ पर ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ मैं आपका ताप का। तो बेटा जब देखो आप पंखा चला रहे हो, पंखे में आप जो विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो तो आपको पंखा वापस क्या देता है, क्या देता है भैया? अगर आप पंखा चला रहे हो तो आप जब उसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हो तो वो आपको वापस में क्या देता है, पवन ऊर्जा दे रहा है। पवन दे रहा है ना, वापस वायु दे रहा है। तो उस पवन से आपको, चलो पवन हमें मिल गई वो हमने मान लिया, लेकिन जो पंखा घूम रहा है उस घूमने की वजह से उसका अगर आपने मध्य भाग कभी छुआ हो तो बेटा वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो। यानी कि वहाँ पर ताप क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, ताप उत्सर्जित हो रहा है। और ताप का उत्सर्जन होने का मतलब है हमारी ऊर्जा का क्या हो रहा है, वहाँ पर ह्रास हो रहा है। इसी वजह से वो चीज़ गर्म होकर क्या हो रही है, कुछ हिस्सा पवन में बदला है तो कुछ हिस्सा किस में चला जा रहा है, ताप में जा रहा है। और वो ताप हमारे किसी उपयोग में नहीं आता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रकाश का है और ध्वनि का है। तो इन सब के जो कारण हैं ये आपके सामने हैं। ऊर्जा ह्रास, ये तीन हैं मुख्यतः। और इन तीनों के आपको सामान्यतः आप लिख सकते हो कि जो फटाके फोड़े जाते हैं तो इस प्रकार से इनका ह्रास हो रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी आज के टॉपिक की, और वो टॉपिक हमारा है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय करने का कारण क्या है, क्यों ये आपको मैं इसको बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि हमने एक बात कही थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो वो हमारे द्वारा क्या की गई ऊर्जा के बराबर है। हमारे द्वारा जो हमने ऊर्जा लगाई है उसके बराबर होगा। अर्थात हम जितना काम करेंगे उतनी ही ऊर्जा क्या होगी, हमारे अंदर होगी। यानी कि हमारी जितनी ऊर्जा हम संग्रहित करेंगे, जितनी ऊर्जा हम लगाएंगे, हमारा काम उतना ही पूरा हो पाएगा। तो इससे पहले अगर हम बात करें इससे पहले हम अगर कुछ बात करें तो आप लोगों को शायद याद हो कि एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या किया था, तीन गति की क्या दी थी, समीकरण दिए, गति के तीन समीकरण दिए थे। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तीसरी थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों रैखिक गति के क्या थे, समीकरण थे। तो अब हम भी इसी में बात कर रहे हैं। इसी के अनुसार मान लीजिए कि अगर हमारी कोई वस्तु है, वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान क्या माना हमने, m माना। क्या माना, m माना। अब वस्तु की गति दो होती है जब भी कोई वस्तु गति में आती है, एक तो प्रारंभिक और एक अंतिम। तो पहले हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक की। प्रारंभिक क्या होगी, u मानी। क्या मानी, u। और अंतिम हमने मान ली v। अंतिम गति हमने क्या मान ली, v मान ली। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन के गति के
तीसरे समीकरण से क्या था, v² बराबर u² प्लस 2as, यही था। अब हम ये कर रहे हैं कि हमने इस पूरी गति की इक्वेशन को समीकरण 1 को समीकरण 1 को m से गुणा करने पर, अगर आप इस पूरे को ही क्या कर देते हो, m से गुणा कर देते हो, क्योंकि वस्तु है तो वस्तु में तो ये सब होगा, क्या होगा, mv² बराबर mu² प्लस 2mas। अब बेटा अगर हम बात करें, देखिए इसमें तो क्या होगा, mv² माइनस mu² बराबर 2fs, क्या होगा 2fs। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं F बराबर ma, कहाँ से आया, बल। क्या होता है, बल होता है ना, बल होता है कि मास इंटू गुरुत्वीय रैखिक त्वरण, मास इंटू रैखिक त्वरण, यही होता है ma। तो ma आ गया, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो, और इसमें चलिए m यहाँ से कॉमन ले लिया, f.s बराबर m कॉमन ले लिया, तो v² माइनस u² बटा 2, यहाँ अपन इसको कर लिया तो 1/2। अब ये देखिए 2 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, उसका भाग लग जाएगा, उसका क्या लग जाएगा बेटा, भाग लग जाएगा। अब क्या होगा, f.s बराबर क्या होता है हमारे पास में, कार्य, क्या होता है, कार्य, जो हमने शुरुआत में ही इस अध्याय में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मान रखें, W बराबर 1/2 mv² माइनस u²। अब u बराबर 0 रखने पर आपने क्या किया, u बराबर यहाँ पर क्या रख दिया, 0 रख दिया। क्यों 0 रखने का कारण क्या है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु अपनी आरंभिक गति में होती है, जब वो स्टार्टिंग अपनी वेलोसिटी यानी आरंभिक गति करती है, प्रारंभिक गति में होती है, तो प्रारंभिक गति का मान बेटा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, हमेशा ही 0 होता है। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या बचा हमारे पास में, W बराबर 1/2 mv², ठीक है ना, यही चीज़ है भाई, यही चीज़ थी अब हमारे पास में। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv² के, अर्थात इसलिए W बराबर हो गया आपके गतिज ऊर्जा के, यानी कि यही हमें क्या करना था, इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था बेटा, इतना ही हमें सिद्ध करना था। हमने ये कहा था कि हमारे द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि हमारे में जितनी ऊर्जा है, हमें जितनी ऊर्जा है उतना ही क्या होगा, कार्य होगा, उतना ही कार्य होगा। तो चलिए आज के लिए हमारा ये जो वीडियो है यहाँ तक ही है, ठीक है। अब अगले जो वीडियो पर है, हम अगर अगले वीडियो पे चर्चा करें तो उसके अंदर हम यानी कि पार्ट 3 में हम इनसे जुड़े हुए जितने भी आंकिक प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं, और उनको सॉल्व करने का जो तरीका है कि वहाँ पर आप मिस्टेक ना निकालो, आपके कहीं मार्क्स ना कट जाए, तो बेटा उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसी आश्रम ऐप पर क्या करेंगे, वापस से एक बार मिलेंगे। तब तक आप लोग मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर गुरुश आश्रम ऐप के अंदर फॉलो कर सकते हो। आप इसको फॉलो कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आप जितना डाउनलोड करोगे, देखिए बेटा फॉलो करने में और डाउनलोड होने में चीज़ों में फ़र्क होता है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप फॉलोअर रहोगे, लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हो तो आप जब चाहो मुझसे मिल सकते हो इस ऐप पर। और इसी ऐप पर मैं आपको क्या मिलूँगा, लाइव क्लासेस में भी
मिलूँगा। तब तक के लिए ओके, हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, वो है हमारा पार्ट 3। ओके, चलिए, थैंक यू।